डायरेक्ट टेस्ट 2025 के फेस 1 के इंग्लिश के पोर्शन को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। मैथ और आईक्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी करवा दिया है। मैंने बच्चों को बोला था कि भाई मैं इंग्लिश भी जल्दी करवाऊंगा, लेकिन भाई जगह ही नहीं मिल रही थी, जहाँ पे वीडियोस बनाता था वहाँ पे मैं था ही नहीं। तो ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से जो है वो मैनेज किया है, अब जाके मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। वैसे भी कुछ लिखना नहीं है, तो आपको यहाँ पे भी जो है वो बड़ा सही लगेगा। बाकी देखें, पास पेपर्स को करवाने का जो है वो मकसद यही है कि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि जो सिलेबस है उसी सिलेबस से टेस्ट आ रहा है। बहुत सारे बच्चे पढ़ते ही नहीं है इस वजह से कि भाई पता नहीं क्या आएगा, सिलेबस से आएगा भी नहीं आएगा, और वैसे ही हमारा माइंड है ना कि भाई जो हम पढ़ते हैं वो आता ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है भाई, आप जो है वो जो चीज़ पढ़ रहे हो आपका जो है वो टेस्ट इसी में से आ रहा है, तो आप प्रैक्टिस करो, आपका टेस्ट अच्छा हो जाएगा। और ये तभी मैं पास पेपर्स की सीरीज़ वगैरह करवाता आ रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे कि जो आप पढ़ रहे हो यही सवाल आते हैं, यही आपकी वर्कशीट में से जो है वो क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं, बस वैल्यूज़ चेंज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली इसको प्रैक्टिस करो, आपको फ़ायदा होगा। सो यहाँ पे आपको पता है इंग्लिश के 40 क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट टेस्ट में। इस 40 में से अगर मैं ब्रेक करूँ पोर्शंस में तो आपके पास जो है वो 10 रीडिंग कंप्रीहेंशन के आ रहे होते हैं, 10 जो है वो वोकैब के आते हैं जिसमें 5 सिनोनिम और 5 एंटोनिम्स होते हैं, 5 वर्ब्स के क्वेश्चंस होंगे, 5 प्रीपोजिशंस होंगी, 5 जो है वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस होंगे और 5 टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। तो ये पूरा 40 मार्क्स का पोर्शन हम यहाँ पे करने वाले हैं। और अगेन मैं इस तरह से करवाऊंगा कि आप लोगों को सब कुछ पहले से आता है। तो यहाँ पे 40 के 40 क्वेश्चन को हम यहाँ पे करने वाले हैं। और ये कौन से क्वेश्चन हैं? डायरेक्ट टेस्ट 2025 का फेस 1 जो कि आपका हेल्प करेगा फिर आपको डायरेक्ट टेस्ट 2026 के फेस 1 के लिए। आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर जो है वो लास्ट ईयर किस तरह आया था, फिर आप उस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल के लिए भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट भी अच्छा कर देना ताकि जो है वो मोटिवेशन मिले। ऐसा ना हो कि भाई मोटिवेशन मर ही जाए। सो आई होप आप लाइक भी करोगे, कमेंट भी अच्छा करोगे और जो है वो सब्सक्राइब भी करोगे। सो यहाँ पे जो है वो अब हम शुरू करते हैं इंग्लिश के पोर्शन को। सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो रीडिंग कंप्रीहेंशन के पोर्शन को करते हैं जिसमें आपको जो है वो एक पैसेज गिवन होता है और उससे रिलेटेड आपसे 10 सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई इतना लंबा पैसेज इन्होंने नहीं दिया, आप जल्दी से पढ़ सकते हो। चलो इसको अच्छे से पढ़ते हैं। सम पीपल थिंक दैट मैरिज इज अ लॉटरी। कुछ लोग समझते हैं कि भाई शादी जो है ना वो एक लॉटरी की तरह है, शादी जो है वो एक किस्मत का खेल है। They do not want to run the risk of marriages being broken. वो शादी टूटने का खतरा ही नहीं लेना चाहते। Some are so scared that they never marry and live as celibates or spinsters. कुछ लोग जो है वो इतने इस चीज़ से डरते हैं कि वो कभी शादी ही नहीं करते, वो कंवारे ही बेचारे मर जाते हैं। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं भाई जो इस डर में होते हैं कि मैंने शादी ही नहीं करनी, मैंने कंवारा रहना है, अकेला रहना है। और कहीं ना कहीं ये डर जो है ना वो हर एक को आता ही है। आजकल आप देख रहे हो भाई इतनी जल्दी जो है वो डाइवोर्स हो जाती है, बंदा जो है वो सेपरेट हो जाता है, या इवन बहुत सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है। भाई हस्बैंड है तो उसकी जो है वो वाइफ मर जाती है, वाइफ है तो उसका हस्बैंड मर जाता है, तो वो वैसे ही बेचारा अकेला हो जाता है या बेचारी अकेली हो जाती है, फिर उसके लिए वैसे ही रहना मुश्किल हो जाता है। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन आसपास देखते हो ना तो आपके माइंड में कभी ना कभी ये ख्याल आता है कि भाई नहीं, मैं ज़िंदगी में अकेला ही रहूँगा, किसी के करीब इतना रहूँगा ही नहीं कि मैं उसके बिना जी ना पाऊँ, फिर वो कभी मर जाए तो मैं रह ना पाऊँ। तो इस तरह बहुत सारे लोग जो है वो शादी से भागते भी हैं। और कुछ लोगों को इश्क हुआ होता है, वो नहीं मिलता तो फिर उस वजह से भी नहीं करते। एज ड्रेड बीइंग मैरिड एज चिल्ड्रेन फियर डार्कनेस। भाई वो शादीशुदा होने से ऐसे ही डरते हैं जैसे बच्चे अंधेरे से डरते हैं। मतलब कुछ लोग तो शादी से ऐसे डर रहे हैं जैसे बच्चे अंधेरे से डर रहे हैं। और वाकई में ऐसे लोग हैं। जैसे मुझे भी जो है ना वो एक डर रहता है कि जब मेरी शादी हो जाएगी और एक रूटीन होगी, मैं रात को सोया हुआ हूँ तो मेरी जो बेगम होगी वो रात को जो है ना वो इस तरह एक छुरा लेके आएगी और वो मुझे मार देगी। ये बहुत टाइम से मुझे जो है वो रात को ख्याल आ रहा है, अभी भी आता है जब मैं रात को काम कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों आता है। आई होप ऐसा नहीं होगा कभी। और इस तरह जो है ना वो आपने कहानियाँ भी बहुत सुनी है कि जी बीवी ने शोहर का कत्ल कर दिया तो बंदा वैसे ही डर जाता है। पहले ये होता था कि जी लड़के से डर रहे होते थे कि पता नहीं लड़का कैसा होगा, लेकिन आजकल हम लड़कियों से डर रहे हैं कि भाई लड़कियां कैसी होंगी, शादी करनी चाहिए या नहीं। पेरेंट्स भी आजकल यही सोचते हैं। सो लड़कों ख्याल करो, सोच समझ के शादी करो। सम गो ओवरसीज फॉर जॉब्स, हायर स्टडीज़ एंड इमिग्रेशन। कुछ लोग जो है वो अपनी नौकरी के लिए या जो है वो हायर स्टडीज़ यानी ऐसे बोल सकते हो आला तालीम के लिए जो है वो बाहर जाते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में जाते हैं, बैरून मुल्क जाते हैं। आफ्टर गेटिंग डिग्रीज दे गेट जॉब्स देयर। डिग्री लेने के बाद वो वहाँ पे जो है वो नौकरी हासिल कर लेते हैं। एंड आफ्टर वर्किंग देयर फॉर सम ईयर्स दे गेट सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। और वहाँ पे जो है वो कुछ साल काम करने के बाद उनको वहाँ पे जो है वो सिटीजनशिप भी मिल जाती है। ठीक है, इस तरह बहुत सारे लोग करते हैं, वो किसी कंट्री में जाते हैं। और इस तरह कुछ कंट्रीज़ के रूल्स भी हैं कि आप यहाँ पे आके रहते हो, कुछ साल काम करते हो तो उसके बाद आपको वहाँ की सिटीजनशिप वैसे ही मिल जाती है।
और पाकिस्तानियों को तो चाहिए ही चाहिए भाई, यहाँ से निकलो जितना हो सके। Women back homes who are their fiancés they are embarked early as their would-be wives on return from abroad await them eagerly। भाई वो औरतें जो मंगेतर होती हैं, जो रिश्ता करके बैठ जाती हैं और उनके जो है वो होने वाले शोहर बाहर चले जाते हैं कमाने के बहाने कि भाई मैं वहाँ पे जो है वो कमाऊंगा, अच्छी सैलरी है, फिर ले आऊँगा, अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। इस तरह होता है, कुछ लोग जो है वो निकाह भी कर लेते हैं, उसके बाद वो बाहर चले जाते हैं कि भाई चलो जब मैं फ्री हो जाऊँगा जॉब से, अपनी स्टडीज़ से, उसके बाद जो है वो रुखसती कर लेंगे। तो ये उसी की बात कर रहा है कि भाई घरों में मौजूद जो औरतें होती हैं, जो उन लोगों की मंगेतरें होती हैं या जिनकी जो है वो अभी शादी होने वाली होती है उनसे, वो जो है वो बैठ के इंतज़ार कर रही होती हैं उनका। देयर ड्रीम्स आर शेटर्ड व्हेन दे कम टू नो ऑफ मैरिजेस ऑफ मेन दे हैव बीन वेटिंग फॉर सम ईयर्स। उनके ख्वाब ऐसे चकनाचूर हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि भाई उनका मर्द जो उनसे मंगनी करके गया है वो बाहर बैठ के जो है वो किसी दूसरी के साथ ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, दूसरी को फंसा के बैठा हुआ है। लाइकवाइज इसी तरह some men working for their living abroad come back home for a short sojourn and go back and resume their job। कुछ ऐसे भी जो है वो शादीशुदा लोग हैं जो कि बाहर जो है वो जाते हैं, मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अपने जो है वो बीवी बच्चों के लिए, उनकी रोज़ी रोटी के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे लोग भी हैं, फिर जो है वो वापस भी आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। तो इस तरह भी लोग हैं, आपकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके आसपास ऐसे होंगे जो कि शादीशुदा होते हैं लेकिन वो फिर बाहर काम कर रहे होते हैं, उनकी नौकरी बाहर होती है, फिर वो 6 महीने बाद या ईद पे आ रहे होते हैं और जो है वो फिर चले जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं। दे कीप देयर वाइफ्स टेंटलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर कॉन्जुगल राइट्स। वो अपनी बीवियों को तड़पता हुआ छोड़ देते हैं, उनको कोई जो है वो हक प्रोवाइड नहीं करते, जो भी उनका राइट है। कॉन्जुगल राइट्स बेसिकली आप कहते हो जो एक रिलेशनशिप में राइट्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ के आपस में जो है वो राइट्स होते हैं, जो हक अदा करने होते हैं, वो उनसे जो है वो अपनी बीवियों को महरूम रखते हैं क्योंकि वो बाहर जो है वो अपने काम में लगे हुए हैं, किसी दूसरी औरत के साथ लगे हुए हैं। सम गेट रीमैरिड देयर। कुछ मर्द वहाँ दूसरी शादी कर लेते हैं। डिजर्ट देयर फर्स्ट वाइफ्स एंड अबंडन देयर चिल्ड्रेन एंड नेवर कम बैक होम। अपनी पहली बीवी को छोड़ देते हैं, बच्चों को छोड़ देते हैं, घर ही नहीं आते क्योंकि उनको वहाँ पे दूसरी मिल चुकी होती है, दूसरी से शादी कर चुके होते हैं। इन दिस वे मोस्ट वुमेन सफ़र फ्रॉम मिजरी एंड डेप्रिवेशंस। इस तरह जो है वो ज़्यादातर औरतें जो है वो फिर अपनी ज़िंदगी ख़राब कर चुकी होती हैं, वो महरूम हो जाती हैं, वो जो है वो फिर सफ़र करती हैं ऐसी चीज़ों से, जो कि हमने मोस्टली देखा भी हुआ है। ये जो है वो आजकल अफेयर्स होते हैं अगर किसी मर्द के, तो उनकी डेफिनेटली वाइफ जो है वो फिर उस चीज़ को बियर नहीं कर पाती, फिर जो है वो वहाँ पे आपका रिश्ता टूट जाता है। और जब रिश्ता टूटता है, खास करके शादी का, फिर ज़रूरी नहीं है रिश्ता जो है वो किसी डाइवोर्स के थ्रू जो है वो टूट रहा है, या इवन अगर किसी एक की डेथ भी हो जाती है तो उसमें ज़्यादा सफ़र वैसे ही वुमेन कर रही होती है। Their married life turns to be nightmares when their inconstant husbands abandon them। उनकी जो मैरिड लाइफ है, जो शादीशुदा ज़िंदगी, वो एक जो है वो ऐसे समझें भयानक ख्वाब बन जाती है जब उनका बेवफा शोहर, बेहया शोहर, बेहराम शोहर उनको छोड़ देता है। भाई ये जो है वो आप देख सकते हो, इस तरह एक शादी से रिलेटेड आपको जो है वो IBA वालों ने पैसेज दिया है डायरेक्टर्स 2025 के फेस 1 के अंदर। तो ये पैसेज आपने पढ़ लिया। अब हमने यहाँ पे इसको ट्रांसलेशन से के साथ पढ़ा है, तो इस वजह से आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, टाइम ले रहा है। जस्ट समझा रहा हूँ तो अभी ये टाइम लग रहा है। भाई एक तो IBA वालों से ये गुजारिश है कि भाई इस तरह के पैसेज क्यों देते हो, अभी हमारी एज तो देखें यार, अभी हमें पढ़ाई पे फोकस करना है, एटलीस्ट इन चीज़ों से हमें दूर रखें। अभी सोचें एक बच्चा जो है वो बैठा है, इस तरह का पैसेज पढ़ा है, वो टेस्ट पे फोकस करेगा या वो इस तरह का जो पैसेज पढ़ेगा तो अपनी महबूबा को याद करेगा? भाई कोई अच्छा मोटिवेशनल जो है वो पैसेज दे दो। चलो अब जो है वो ये पैसेज हमने पढ़ लिया है, कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो गया होगा कि भाई ये मैरिज से रिलेटेड है। अब देखते हैं कि भाई इसके सवाल जो है वो किस तरह से पूछे गए हैं। 10 सवाल आपको जो है वो पूछे जाते हैं पैसेज के, तो वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया है, और पैसेज के अंदर अगर कोई इंपॉर्टेंट लाइन होती है, कोई इंपॉर्टेंट वर्ड होता है, तो वो आपको वो हाईलाइट भी कर देते हैं, तो आप समझ जाना उससे रिलेटेड भी आपसे कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पहला सवाल क्या है, हाउ मेनी पीपल आर मेंशन्ड इन द पैसेज इंक्लूडिंग चिल्ड्रेन। पैसेज के अंदर कितने लोगों के बारे में मेंशन किया गया है बच्चों को मिला के। तो यहाँ पे इसको आप देखोगे कैसे, आपके पास ऑप्शन भी है 6 पीपल, 7 पीपल, 8 पीपल, 9 पीपल। सो आप देख सकते हो, अगर आप पैसेज को फिर से देखो, सम पीपल थिंक दैट मैरिज इज अ लॉटरी, दे डू नॉट वांट टू रन द रिस्क ऑफ मैरिजेस बीइंग ब्रोकन। ये जो हमारे पास लोग हैं जो शादी को जो है वो एक किस्मत का खेल समझते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बात की गई है, तो ये एक हो गया। सम आर सो स्केयर्ड दैट दे नेवर मैरी। ये जो हमारे पास लोग हैं जो शादी से बहुत ज़्यादा डरते हैं,
दो हो गए आपके पास, दो किस्म के लोग आपको जो है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। तीसरा कौन है, तीसरी लाइन में देख सकते हो, सम गो ओवरसीज फॉर जॉब्स, वो लोग जो बाहर चले जाते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो टोटल हो गए 3। उसके बाद है वुमेन बैक होम हु आर देयर फियोंसीज, मंगेतरों की बात की गई है, जो औरतें हैं जो मंगेतर होती हैं उनकी, 4 लोग हो गए। उसके बाद हमारे पास जो है वो अगर आप नोटिस करो कहाँ पे है, सम मैरिड मैन आपके पास लिखा हुआ है, सम मैरिड मैन वर्किंग फॉर देयर लिविंग अब्रॉड कम बैक होम फॉर अ शॉर्ट सोजन, ये जो आपके पास मैरिड मैन है इनकी बात की गई है। तो टोटल 4 और मैरिड मैन 5 हो गए। उसके बाद जो है वो दे कीप देयर वाइफ्स, उनकी जो है वो बीवियों की बात की गई है। तो इसका मतलब है कितने हो गए, 4, 5 और 6, 6 ये हो गए। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो जो थर्ड लास्ट हमारे पास रो है, सम गेट रीमैरिड देयर, कुछ ऐसे लोग जो दोबारा शादी करते हैं, दूसरी शादी करते हैं, ऐसे लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है। तो कितने हो गए, 4, 5, 6, 7 और चिल्ड्रेन को भी आप मिला लो तो 8 हो गए। टोटल 8 ऐसे लोग हैं जिनके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। इस तरह का सवाल आता है कि जिसमें आपको जो वो कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर कितने जो है वो लोगों के बारे में बात की गई है या कितनी दफा कोई वर्ड रिपीट हुआ है, इस तरह जो है वो भी आपसे पूछते हैं सवाल। दूसरा क्वेश्चन, तो पहले का आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, 8 पीपल। दूसरा है मोस्ट ऑफ द वर्ब्स यूज्ड इन द पैसेज आर व्हाट, कौन से ज्यादातर वर्ब्स जो है वो पैसेज के अंदर यूज किए गए हैं, एक्शन वर्ब्स, मेन वर्ब्स, टू बी वर्ब्स या फिर मॉडल वर्ब्स। आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास जो है वो एक्शन वर्ब्स ज्यादा हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो थिंक हो गया, वांट हो गया, उसके बाद आपके पास जो है वो मेरी हो गया, आगे देख सकते हो आपके पास जो वो गो हो गया, ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ब्स हैं ना। पूरा पैसेज पढ़ोगे ज्यादातर आपको एक्शन वर्ब जो है वो दिखेगा। तो इस वजह से आपका करेक्ट यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ए, एक्शन वर्ब्स। तीसरा देखो, द पैसेज इज रिटन इन विच टेंस, ये भी ज्यादातर सवाल पूछा जाता है कि आपके पास पैसेज जो लिखा है वो किस टेंस में लिखा है। तो आप यहाँ पे देख सकोगे कि भाई हमने ये जो भी पैसेज के अंदर डिस्कशन की है वो सारी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर की है। ज्यादातर सेंटेंसेस आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे हुए हैं। तो तीसरे का ऑप्शन सी। 4, विच ग्रामर पर्सन्स आर यूज्ड इन द पैसेज, आपने ग्रामर पर्सन्स देखे होंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, आई और वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो गायब होते हैं, जिनके बारे में हम बात करते हैं, जो मौजूद नहीं होते वहां पे बात करते वक्त, जैसे ही, शी, इट, दे। तो इस तरह के प्रोनाउंस को आप थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हो। तो यहाँ पे आप देखो ज्यादातर आपने जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही यूज किए हुए हैं, सम पीपल, दे। तो यहाँ पे जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। 5, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, मैरिज, पीपल, वाइफ्स, हस्बैंड। आप देख सकते हो शादी से रिलेटेड पैसेज है, तो यहाँ पे मेन थीम क्या है इस पैसेज का, एक सेंटर पॉइंट क्या है, किसके बारे में डिस्कशन हो रही है, मैरिज के बारे में। तो करेक्ट ऑप्शन ए। 6, द कंपाउंड वर्ड वुड बी इज व्हाट, नाउन, प्रोनाउन, मॉडल वर्ब या फिर एडजेक्टिव। तो यहाँ पे आपको पैसेज के अंदर वुड भी देखो हाईलाइट भी किया गया है, क्योंकि इससे रिलेटेड आपसे कोई सवाल गिवन होगा तो कहीं ना कहीं इस वजह से हाईलाइट किया गया है। तो ये जो कंपाउंड वर्ड है वुड बी यहाँ पे क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, मॉडल वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे आप वुड बी जिस सेंटेंस में यूज किया गया है ना, उस सेंटेंस को पढ़ो, क्या लिखा है, women back homes who are their fiancés they are embarked early as their would be wives। would be के बाद देखो क्या आ रहा है, wives। wives यहाँ पे क्या है, नाउन है, तो would be यहाँ पे नाउन को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो ऐसे वर्ड्स जो नाउन को मॉडिफाई करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो would be यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, डी। 6 में हो जाएगा डी। उसके बाद आप देख सकते हो 7 में क्या लिखा है, हु सफर मोस्ट इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। तो भाई आपने देखा कि सबसे ज्यादा सफर कौन करता है, मैरिड वुमेन ही करती हैं, ठीक है। ए, 7 में ए होगा। 8, द फर्स्ट 7 सेंटेंसेस ऑफ द पैसेज आर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पीपल। पैसेज के अंदर जो पहले 7 सेंटेंसेस हैं वो किन लोगों के बारे में है। तो भाई पैसेज को आप अगेन यहाँ पे देख सकते हो, ज्यादातर क्या लिखा है, सम पीपल थिंक दैट मैरिज इज अ लॉटरी। ऐसे सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आप जो है वो कोशिश कर रहे हो कि लोग शादी से भाग रहे हैं, वो शादी नहीं करना चाह रहे हैं या शादी से डर रहे हैं। तो यहाँ पे किन लोगों की बात हो रही है, वो जो लोग हैं वो अनमैरिड लोगों की बात हो रही है। 9, सो 8 में करेक्ट ऑप्शन ए, 9, द वर्ड कॉन्जुगल रिफर्स टू व्हाट। भाई कॉन्जुगल का मैंने जैसे मतलब बताया कि शायद नहीं बताया तो शायद मैंने, दे कीप देयर वाइफ्स टेंटलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर कॉन्जुगल राइट्स। तो कॉन्जुगल राइट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, उनके दरमियान जो हमारे पास राइट्स हैं, जो हकूक हैं, उनको हम यहाँ पे कॉन्जुगल राइट्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्जुगल राइट्स है ना, ये बीवी के राइट्स को मेंशन कर रहा है, रेफर कर रहा है। क्या लिखा है, दे कीप देयर वाइफ्स टेंटलाइज्ड एंड डिप्राइव्ड ऑफ देयर कॉन्जुगल राइट्स। तो ये उनकी बीवियों के बारे में बात हो रही है।
तो यहाँ पे कॉन्जुगल का मतलब क्या होगा, वाइफ्स, बीवी के राइट्स। सो करेक्ट ऑप्शन ए 9 में। 10 व्हाट डज पैसेज इंडिकेट्स, अ नोट ऑफ अनहैप्पी मैरिजेस, अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, अ क्रिटिकल अकाउंट ऑफ अ सोसाइटी, अ टेल अबाउट अनसक्सेसफुल मैरिजेस। देखिए भाई यहाँ पे कोई अनहैप्पी मैरिजेस या सोसाइटी से रिलेटेड कोई जो है वो बहसबाजी नहीं चल रही, या कोई मैरिज अनसक्सेसफुल क्यों जाती है उससे रिलेटेड हम बात नहीं कर रहे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या होगा, बी, अ सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन आपका यही सूट करता है इस पैसेज को इंडिकेट करने के लिए। सो 10 का करेक्ट ऑप्शन बी। ये था रीडिंग कंप्रीहेंशन, जिसमें आपने पैसेज देखा और उससे रिलेटेड आपसे 10 सवाल पूछे गए थे। अब कभी कभी ऐसा सवाल आएगा कि भाई इस पैसेज के अंदर जो है वो कितने आर्टिकल्स यूज किए गए हैं, कितने प्रीपोजिशन यूज किए गए हैं, तो आप वो काउंट करके बता सकते हो। कितने नाउन यूज किए गए हैं, या ये पैसेज जो है वो किस टोन में लिखा हुआ है, इस तरह जो है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। आप एक पैसेज उठाओ, उससे रिलेटेड आपको जो भी सवाल माइंड में आ रहा है वो आंसर करने की कोशिश करो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। या मैं रिकमेंड करता हूं कि आप क्या करो, रीडिंग कंप्रीहेंशन में जो है ना वो पहले सवाल पढ़ लिया करो 10, उसके बाद पैसेज पढ़ो। तो जब आपके पास सवाल माइंड में होंगे ना, जब आप पैसेज पढ़ रहे होगे तो आपको याद आता जाएगा कि हाँ भाई इसके बारे में जो वो सवाल पूछा गया है, तो आपको वहीं पे नजर आ जाएगा कि भाई इसका क्या आंसर पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद हमारे पास 10 क्वेश्चंस वोकैब के होते हैं, जिसमें से 5 सिनोनिम्स होते हैं और 5 एंटोनिम्स होते हैं। भाई माइक जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, आई होप आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी, पता नहीं कितनी दफ़ा रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो आई होप अब आप लोग जो है वो समझ लोगे, चीज़ें मैनेज कर लोगे। अब जल्दी जल्दी से बस करते हैं। 11 से लेके 15 तक आपको जो है वो पहले 5 सिनोनिम्स दिखेंगे, जिसमें आपको वर्ड्स की सिमिलर मीनिंग बतानी होगी, और उसके बाद 16 से 20 तक आपको एंटोनिम्स दिखेंगे, जिसमें आपको अपोजिट मीनिंग वर्ड की बतानी होगी। तो 11 में लिखा है वही लेफ्ट बिफोर डे ब्रेक, आपको यहाँ पे डे ब्रेक की जो है वो सिनोनिम बतानी है, सिमिलर मीनिंग बतानी है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, डन। 12 में क्या है, द लेक्चर वाज कर्टेल्ड। कर्टेल का मतलब होता है वैसे तो रिड्यूस करना या किसी चीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर देना। तो यहाँ पे अगर आप इसका सिनोनिम देखो तो बेस्ट आपके पास लिमिटेड है, किसी चीज़ को रोक देना, रिड्यूस कर देना। सो लिमिटेड इज द बेस्ट वन। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी होगा सिनोनिम कर्टेल के लिए। इट वुड बी इम्प्रॉपर टू कमेंट एट दिस स्टेज। तो यहाँ पे इम्प्रॉपर के लिए आपके पास क्या होगा सिनोनिम, इनएप्रोप्रिएट, बी। 14 सोसाइटी डज नॉट नो हाउ टू डील विद क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स के लिए यहाँ पे आपको जो है वो सिनोनिम फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे आप ले सकते हो कल्प्रिट्स। उसके बाद है 15 में लिखा है इट वाज अ लाइफलेस परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे आपको लाइफलेस का सिनोनिम बताना है, जो कि हो जाएगा बी, डल। उसके बाद 5 एंटोनिम्स हैं 16 से लेकर 20 तक आपको वो दिखेंगे। चिल्ड्रेन वर नोवेयर टू बी सीन। नोवेयर का आपको एंटोनिम बताना है, अपोजिट मीनिंग बतानी है, तो वो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, समवेयर। 17 इट इज अ डेजर्टेड विलेज। तो डेजर्टेड का आपको एंटोनिम अगर फाइंड करना हो तो क्या होगा, पॉपुलेटेड, ठीक है, बी। 18 में होगा द फिशरमैन समटाइम्स वर्क टुगेदर ऑन लार्ज बोट्स। तो आपको टुगेदर का एंटोनिम बताना है, जो कि हो जाएगा सेपरेट। 19 में है आई डिड नॉट गेट द जोक। तो यहाँ पे आपके पास गेट का एंटोनिम हो जाएगा मिस। गेट का मतलब होता है, आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो कॉन्टेक्स्ट में किसी चीज को समझना, अगर आप वो नहीं समझ पा रहे तो वो उसका अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, तो वो मिस कह सकते हो आप, सी। 20 में है दे फ्लोट द लॉग्स डाउन द रिवर टू द टाउन। तो फ्लोट का आपके पास यहाँ पे एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, सिंक। पहले वोकेबलरी कॉन्टेक्स्ट में आती थी, आप इजीली बता सकते थे आसपास के वर्ड्स को देख के, लेकिन अब जो है वो डायरेक्ट आ जाती है, एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा होता है, आपको वर्ड का अपोजिट या सिनोनिम बताना होता है। तो अब आपको ये कोई मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि किसी बुक से जाके याद करो, बस आपकी अगर वोकेब अच्छी है तो आप कर लोगे, वरना वैसे ही आप जो है वो ऐसे वर्ड्स देखोगे कहीं ना कहीं आपके वहाँ पे सही हो जाएंगे, कुछ ना कुछ, कुछ सिनोनिम कुछ एंटोनिम, तो इस पर ज़्यादा फोकस ना करो। बुक्स रीड किया करो, न्यूज़पेपर पढ़ा करो, इंग्लिश वाला डान का आता है, आपकी वोकेब अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आपके पास 5 क्वेश्चंस होंगे एरर डिटेक्शन के, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो 21 से लेकर 25 तक आपके पास इस तरह से जो है वो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस आते हैं। आपको एरर फाइंड करना होता है, कभी कभी एरर आर्टिकल में हो सकता है, कभी प्रीपोजिशन में हो सकता है, कभी टेंस में हो सकता है, कभी वर्ब में हो सकता है, कभी इवन स्पेलिंग में हो सकता है, कोई पंक्चुएशन मार्क में हो सकता है, या कभी इवन वो कंसीडर कर रहे होते हैं कि कोई इनएप्रोप्रिएट आप वर्ड बताओ, मतलब सेंटेंस सही लिखा होगा, आपको पढ़ने में ओके लगेगा, लेकिन वो ज्यादातर उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि आजकल हम लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं कि भाई ये इनएप्रोप्रिएट है, ये भी एरर ही आप कंसीडर करते हो। तो यहाँ पे देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में देखो क्या लिखा है, वेट फॉर अ मिनट। यहाँ पे आपको एरर फाइंड करना है, वेट सही है या फॉर एरर होगा या ए एरर होगा या मिनट एरर होगा। तो यहाँ पे ये फ्रेज है जिसको पढ़ा जाता है वेट अ मिनट, आप यहाँ पे फॉर यूज नहीं करते, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, बी।
22 द वुमन इज फ्रेल, तो यहाँ पे आपके पास वुमन के साथ आर्टिकल द नहीं लगता, तो आप यहाँ पे आर्टिकल को ओमिट करोगे, जिसकी वजह से ए को यहाँ पे एरर कंसीडर करोगे। 22 में एरर होगा ए। 23 यू फील हैप्पी नाउ। अब देखें यहाँ पे सेंटेंस कोई बुरा नहीं लग रहा, कोई देखें इतना लंबा भी नहीं है कि आप इसमें ज्यादा देख सको। 4 वर्ड्स का सेंटेंस है, चारों में आपसे पूछा गया है कि भाई कौन सा एरर है, नो एरर का भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास जो एरर होगा ना वो होगा बी, फील। फील की जगह होना चाहिए लुक, यू लुक हैप्पी नाउ। ये इनएप्रोप्रिएट है, फील यहाँ पे यूज करना, इसकी जगह यहाँ पे यूज करना चाहिए लुक। तो देखो इस तरह के भी एरर्स आ रहे होते हैं, तो बी होगा 23 में। 24 मे आई आस्क फ्रॉम यू अ क्वेश्चन। अगेन आप इसको कैसे पढ़ोगे, मे आई आस्क यू अ क्वेश्चन, फ्रॉम यहाँ पे आप ओमिट कर दोगे, तो यहाँ पे एरर क्या होगा, सी, फ्रॉम। द सन वाज राइजिंग फॉर सेंचुरीज 25, तो 25 में एरर होगा बी, वर्ब का वाज राइजिंग लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए हैज बिन राइजिंग, क्योंकि यहाँ पे देखें सिंस वार का जब आपके पास सेंटेंस में यूज होता है तो वो कौन सा सेंटेंस होता है, वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे आपको जो है वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का वर्ब यूज करना है, जो कि आपके पास क्या हो सकता है, हैव बिन और समथिंग फोर्थ फॉर्म के साथ, या हैज बिन समथिंग फोर्थ फॉर्म के साथ, या बिना अगर आप इसको जो है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना चाहते हो तो तब भी फिर आप यहाँ पे हैड बिन राइजिंग यूज करते। ठीक है, तो यहाँ पे बी में ही एरर है वर्ब का। उसके बाद आपके पास जो है वो वर्ब्स आएंगे 5। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 5 के 5 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी जो है वो करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं 5 के 5, और कभी कभी मिक्स में आ जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो 26 से लेके 30 तक आपके पास क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें 26 में लिखा है ऑल इज वेल दैट डैश वेल। आपको यहाँ पे वर्ब की सही वाली फॉर्म यूज करनी है, एंड यूज करोगे, विल एंड यूज करोगे, या हेड एंड यूज करोगे, या एंड्स यूज करोगे। तो भाई ये एक प्रोवर्ब है, फेमस प्रोवर्ब है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। 27 आई होप यू वॉन्ट डैश माई स्मोकिंग हेयर, तो वॉन्ट मीन्स क्या होता है, विल नॉट, विल के साथ आप हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या लगेगा, माइंड, आई होप यू वॉन्ट माइंड माई स्मोकिंग हेयर, ए। 28 the train dash before we reached the station, was departed या was departing, had departed या would depart। तो देखिए भाई जब भी आपके सेंटेंस में बिफोर यूज हो ना, तो बिफोर से पहले वाला सेंटेंस अगर परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है, तो बाद वाला पास्ट जो है वो इंडेफिनिट में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिफोर यूज हुआ है सेंटेंस में, बिफोर के बाद वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसका मतलब है पहले वाला किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में होगा। तो इसका मतलब है यहाँ पे आप कौन सा यूज करोगे, हैड डिपार्टेड, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। या जब भी आपके सेंटेंस में दो एक्शन जो है वो पास्ट के दिखे ना आपको, तो जो पहला वाला एक्शन होता है वो आप पास्ट परफेक्ट में ही जो डिफाइन करते हो, और बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। 29 दे हैव डैश देयर ड्यूटीज, तो हैव आपके पास यहाँ पे परफेक्ट जो है वो टेंस है, तो यहाँ पे आपको पता है हैव के बाद जो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है वही आपने लगानी है, तो यहाँ पे डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे सी लगाना पड़ेगा, दे हैव डन देयर ड्यूटीज, तो सी इज द राइट वन। 30 वी डैश ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग, डी होगा इसमें, वी सेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, 31 32 33 34 35 ये 5 आपके पास आते हैं प्रेपोजिशन के क्वेश्चंस, तो आपने राइट प्रेपोजिशन इसके अंदर पुट करनी है। अब इसके कुछ फिक्स प्रेपोजिशंस होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, आई होप आपने अगर कहीं से प्रिपरेशन की है तो आपको इन चीज़ों का पता होगा। तो आई डिफर डैश यू इन दिस मैटर, आपको यहाँ पे कौन सा प्रेपोजिशन लगाना है, इन लगाना है, एट लगाना है, टू लगाना है, या फिर जो है वो आपने विद लगाना है। तो अगर आपको जो है वो प्रेपोजिशन के कुछ रूल्स बताए हैं, थोड़ी बहुत आपने जो है वो प्रेपोजिशन के ऊपर प्रैक्टिस की है, तो आपके लिए ये इतने मुश्किल नहीं होने चाहिए, और इतने मुश्किल हैं भी नहीं। आप देख सकते हो क्या लगाओगे आप इसके साथ, 31 में विद लगाओगे। ठीक है, पर्सन के साथ आप हमेशा विद यूज करते हो, आई डिफर विद यू इन दिस मैटर। 32 दे आर नॉन डैश अस, प्रेपोजिशन लगेगा टू। पैसिव वॉइस में आप जो है वो नॉन के साथ क्या लगाते हो, बाय नहीं लगाते, टू लगाते हो। आप वैसे जनरली कोई एक्टिव सेंटेंस लिखा है उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हो, तो जो प्रेपोजिशन यूज होती है वो बाय यूज होती है, लेकिन नॉन के साथ आप हमेशा प्रेपोजिशन टू यूज होता है। ही वेंट अवे डैश अ सैड मूड, तो यहाँ पे आप यूज करोगे इन, यानी कि ऑप्शन बी। आप हमेशा इन प्रेपोजिशन यूज करते हो जब भी आपके पास कोई इनक्लोज चीज होती है, या आप कोई स्टेट ऑफ माइंड जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो, कोई इमोशनल मूड आप बता रहे हो, तो वहां पे भी आप इन यूज करते हो। ठीक है, या लेट सपोज इवन अगर आप फोटो वर्ड लिखाओ ना कि ही लुक्स गुड डैश द फोटो, इन द फोटो, ठीक है, या इन द पिक्चर। द डॉग्स फाइट डैश अ पीस ऑफ बोन, ऑप्शन ए ओवर
द डॉग्स फाइट ओवर अ पीस ऑफ बोन। ओवर आप कब यूज करते हो, जब आप जो है वो किसी आर्ग्यूमेंट का, किसी स्ट्रगल का जो है वो कॉज, कोई रीजन जो है वो डिस्क्राइब कर रहे हो कि भाई झगड़ा किस वजह से हो रहा है, किस बात पे हो रहा है, तो वहां पे उसको शो करने के लिए आप यहाँ पे प्रीपोजिशन ओवर यूज करोगे। तो ए। 35 द ट्रेन वेंट डैश हाई स्पीड। तो यहाँ पे क्या यूज होगा आपके पास 8 आप प्रीपोजिशन वैसे ही यूज करते हो किसी जो है वो स्पीड को इंडिकेट करने के लिए, रेट ऑफ स्पीड को इंडिकेट करने के लिए आप प्रीपोजिशन 8 ही यूज करते हो। तो 35 हमने जो है वो क्वेश्चंस कर लिए हैं इंग्लिश के पोर्शन के। आई होप ये रिकॉर्ड हो रहा हो आवाज, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ ना तो कसम से फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। चलें, उसके बाद आपके पास 5 लास्ट क्वेश्चन हैं 36 से लेके 40 तक, जो कि आपके 5 आखिरी इंग्लिश के पोर्शन के क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। आपके सामने सेंटेंस लिखा है, आपने बताना है ये कौन सा टेंस है। 36 में लिखा है शी विल हैव रिटन एन एसे। यहाँ पे देख सकते हो आप कैसे पहचानते हो, आप हेल्पिंग वर्ब को देखते हो, आप मेन वर्ब को देखते हो। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। विल हैव किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो यहाँ पे कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस ए। 37 द सन हैज बिन राइजिंग फॉर सेंचुरीज। हैज बिन किसका होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस का, वो भी प्रेजेंट का। तो ये आपके पास अगर स्ट्रक्चर से याद है ना कि भाई स्ट्रक्चर क्या है, पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद सेंस वार का जो है वो टाइम मेंशन करना पड़ेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि भाई ये कौन से टेंस में लिखा है। तो ये टेंस हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 38 यू हैड। हैड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट का। मेड, मेड देख सकते हो थर्ड फॉर्म लगती है आपकी वैसे भी हेड के बाद मेन वर्ब की, मेस देयर। यू हैड मेड मेस देयर, कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस सी। 39 ही हैज डिलीवर्ड अ स्पीच। डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म है डिलीवर का, हैज यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जो कि है परफेक्ट का। कौन से परफेक्ट का, प्रेजेंट परफेक्ट का। तो यहाँ पे आपके पास सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द सन विल हैव किसका हेल्पिंग वर्ब है, फ्यूचर परफेक्ट का। राइजिंग भी देख सकते हो थर्ड फॉर्म यूज हुआ है राइज का। द सन विल हैव राइजन बाय देन, तो ये कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह हमने जो है वो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के कर लिए हैं, जिसमें पहले 10 थे रीडिंग कंप्रीहेंशन, 10 वोकैब के थे, 5 आपके पास एरर के थे, 5 आपके पास वर्ब्स के थे, 5 आपके पास जो वो प्रीपोजिशंस थी, 5 आपके पास सेंटेंसेस थे जिसमें आपको टेंस आइडेंटिफाई करना था। सो स्टूडेंट्स, मैंने अपना वादा जो है वो निभाने की पूरी कोशिश की। मैंने आपको मैथ IQ करवा दिया था, इंग्लिश का मैंने बोला था वो भी आज मैंने करवा दिया। बड़ा मुश्किल है भाई, गर्मी भी बहुत है और माइक वैसे ही काम नहीं कर रहा, तो इस वजह से जो है वो जैसे हो सका मैंने बनाने की कोशिश की। आई होप आपको ये पसंद आएगा। अब इसके बाद एक ये चीज़ है कि मैं पूछना चाहूँगा, मुझे जो है वो कुछ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं डायरेक्ट टेस्ट 2026 के फेज 2026 नहीं 2025 के फेज 2 के, उसके मैथ के क्वेश्चंस मेरे पास 20-25 अवेलेबल हैं। अगर आप बोलोगे तो वो मैं करवाऊंगा। अगर आप बोलोगे इस 2026 के फेज 1 से पहले करवाएं तो पहले करवा दूंगा। अगर आप बोलोगे नहीं बाद में बस करवा दीजिएगा तो बाद में करवाऊंगा, जैसे आप कहोगे, क्योंकि आपका रेस्पॉन्स ही मैटर करेगा। आपके रेस्पॉन्स के हिसाब से ही हम जो है वो एक करेंगे। सो थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना, और अगर किसी भी चीज़ की नीड हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना। यहाँ पे आपका जो है वो स्क्रीन पे देख सकते हो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है। अगर आपको क्लासेस चाहिए हो या जो है वो कोई और आपको हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू। इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। सो आज के वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।